स्क्रीन दिख रही है सबको? जी सर। देखो, कल हम लोग बेसिकली प्रोटो ऑन्कोजीन्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स के एक्टिवेट होने की जो मैकेनिज्म्स हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने पॉइंट म्यूटेशन देख लिया था और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ये दो मैकेनिज्म हम लोग डील कर चुके थे। अब तीसरी मैकेनिज्म की बारी है। तो नंबर 3 जो मैकेनिज्म है वो है जीन एम्प्लीफिकेशन की। जीन एम्प्लीफिकेशन, तो इसमें नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है, जीन एम्प्लीफिकेशन बेसिकली क्या है कि इसमें होता ये है कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं वो एक्टिवेट होने के साथ साथ उनकी संख्या में या उनके कॉपी नंबर में भी इजाफा हो जाता है। तो अगर इस चीज़ को यहाँ पे हम मेंशन करें तो इसका मतलब क्या है कि एक्टिवेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स occurs along with their एम्प्लीफिकेशन। और एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि इंक्रीज इन कॉपी नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कॉपी में ये हमारी ऑन्कोजीन प्रेजेंट थी, सपोज दिस इज ओसी या ओजी इसको कह दें, ऑन्कोजीन, ज़्यादा एब्रिविएट करेंगे तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। तो एक कॉपी में अगर ये ऑन्कोजीन प्रेजेंट थी तो आफ्टर से एम्प्लीफिकेशन इसकी कॉपीज जो है वो ज़्यादा हो गई, एक से ज़्यादा कॉपी हो गई। और ये भी आप समझेंगे जब हम डीएनए रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आएगा कि कैसे जीन्स जो है वो एम्प्लीफाई हो जाती हैं। कई तरीके होते हैं उसमें, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, नॉन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसपोजिशन, तमाम मेथड हैं जिसके थ्रू कॉपी नंबर जीन का जो है वो बढ़ सकता है। तो अगर किसी जीन का कॉपी नंबर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे कितनी कॉपीज हो गई इस जीन की? 2 कॉपीज ऑफ ओजी, ऑन्कोजीन। तो जैसे जैसे कॉपी नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सप्रेशन लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि इंक्रीज इन कॉपी नंबर, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। हर एक इंडिविजुअल कॉपी जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगी तो एक्सप्रेशन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा हमको। और इसका बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मिक एन जीन। एक हम सिंपल मिक जीन देखते थे और ये मिक एन जीन में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एमिनो एमिनो एसिड का डिफरेंस रहता है, इसलिए इसको भी मिक एन जीन ही हम कह देते हैं। इसकी जो प्रोटीन होती है उसमें सिर्फ सिंगल एमिनो एसिड का डिफरेंस होता है। तो ये किसके लिए कोड करती है? इट कोड्स फॉर एन मिक प्रोटो ऑन्को प्रोटीन या प्रोटो ऑन्कोजीन प्रोटीन। अब होता यह है कि ये जो प्रोटीन है इसका काम क्या होता है? इट लीड्स टू अ कैंसर जिसको हम कहते हैं न्यूरोब्लास्टोमा। इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोब्लास्टोमा
और ये जो है जनरली चिल्ड्रन में होता है, बच्चों में। न्यूरोब्लास्टोमा का मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि इसके नाम से समझ में आ रहा है न्यूरो यानी कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा। ब्लास्टोमा तो जनरल टर्म है कैंसर के टाइप के लिए। तो ये बेसिकली न्यूरोब्लास्टोमा जो होता है ये एक एक्स्ट्रा क्रेनियल ट्यूमर होता है। एक्स्ट्रा क्रेनियल ट्यूमर का मतलब ये हो गया कि ब्रेन से बाहर होगा, ब्रेन ट्यूमर नहीं है ये। और इसमें ये बेसिकली डेवलप कैसे होता है? ये जो इमेच्योर नर्व सेल्स होती हैं जिनमें अभी सेंट्रियोल डिसअपियर नहीं हुआ है, वो नर्व सेल्स जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, और जिसकी वजह से कैंसर का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि मैच्योर हो जाती है जब नर्व सेल, तो उसमें सेंट्रियोल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। और सेंट्रियोल्स अगर नहीं होंगे तो स्पिंडल अपरेटस नहीं तैयार होगा, सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी। यही एक वजह है कि जो नर्व सेल्स हैं हमारी मैच्योर नर्व सेल्स, वो डिवाइड नहीं करती हैं थ्रू आउट लाइफ टाइम। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इट इज अ कैंसर दैट डेवलप्स फ्रॉम नर्वस सिस्टम में। तो पढ़ा होगा ना तुमने नर्व नर्व सेल का स्ट्रक्चर, तो उसमें साइटोन में जी आपने देखा होगा कि वहां पे जरूर ये मेंशन हुआ होगा बात कि उसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। मेंशन थी कि जी नहीं, सर। है ना? जी सर। हम्म। तो इट इज अ कैंसर दैट डेवलप्स फ्रॉम इमेच्योर, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमेच्योर nerve cells found in several areas of the body। तो जहां भी मैच्योर नर्व सेल है वहां इस तरह के ट्यूमर की डेवलपमेंट की संभावना बढ़ जाती है अगर मिक जीन में एम्प्लीफिकेशन हुआ हो या उसकी कॉपी नंबर बढ़ी हो। क्योंकि मिक बेसिकली क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन, है ना? अब मोस्टली कहाँ पे होता है ट्यूमर, यानी कि most commonly it develops in and around adrenal glands, which have similar origin to nerve cell। नेक्स्ट ईयर जब आप लोग एम्ब्रायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, समझने के लिए मिलेंगी। ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, अच्छा इसकी लोकेशन क्या होती है एड्रिनल ग्लैंड की? सुप्रारीनल। यस, वेरी गुड। यानी कि अबव द किडनी, टेक्निकली इसको हम सुप्रारीनल कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानकारी हो तो आपको मालूम होगा कि ये ग्लैंड जो होती है इसमें दो हिस्से होते हैं। एक होता सर है, कॉर्टेक्स वाला मीजोडर्म से फॉर्म, वो एक्टोडर्म से मेडुला शायद फॉर्म होता है। इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट्स जो होते हैं। तो इसमें जो मेडुला वाला पोर्शन होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। यही तो कह रहे थे सर। अरे तो हम कहाँ कह रहे हैं तुम गलत कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही हो। आपने हाँ नहीं कहा। अच्छा, तुम कंफ्यूज हो गई थी बाद में ना, तुमने कहा शायद। हम तो अपने हर आंसर के बाद शायद बोल देते हैं नहीं मुझे। बोलने चाहिए, जो बोल दिया सो बोल दिया, शायद लगा के उस आंसर को डाइल्यूट कर देती हो तुम। और खासकर प्रियंका तो उसको तो
कुछ भी बोलने के बाद फिर कहती है पता नहीं सर। अरे तो पता नहीं था तो कैसे बोल दी। तो मेडुला जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, और हमको मालूम है कि हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो भी एक्टोडर्मल ओरिजिन का ही होता है। तो कॉर्टेक्स जो है वो कॉर्टेक्स कौन से डर्म का बना होता है? मेसोडर्म। ये मेसोडर्मल होता है। तो इसका मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड के भी मेडुला वाले हिस्से में इस कैंसर के डेवलप होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये बस इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। तो इस तरह से हमने देखा कि जीन एम्प्लीफिकेशन से भी जो मिक प्रोटो ऑन्कोजीन थी वो अगर उसकी कॉपी नंबर बढ़ जाएगी तो इस तरह की समस्या वो खड़ी कर सकती है। जो चौथी मैकेनिज्म है प्रोटो ऑन्कोजीन्स की वो है इंसर्शनल एक्टिवेशन। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, लेकिन कब पढ़ाएंगे पता नहीं, हाँ यहाँ तो पढ़ाएंगे ही खैर, लेकिन उसमें नहीं है शायद, तुम्हारे एमएससी के सिलेबस में नहीं है। खैर, तो जब हम पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो उसमें एक टर्म आएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट का याद हो तो जो ब्लू वाइट सिलेक्शन करते थे हम बैक्टीरियल कॉलोनीज का, किसी को याद है कुछ? मरियम को याद होगा शायद। मरियम, अंशिका, बोलो भैया, अंशिका बोलो। ब्लू वाइट सिलेक्शन बैक्टीरियल कॉलोनी का याद है? नो सर, याद तो नहीं आ रहा। एक्स गैल, कुछ याद है? नहीं, चलो। डीएनए को उसने मशीन में डाल के उसका नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं है। इसमें बेसिकली इसमें हमको ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल का जो सिलेक्शन करते हैं तो उसमें जनरली तो वो प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते PBr322। तो इसका क्या हो गया? तो इसमें क्या होता है, PBr322 में दो जीन्स प्रेजेंट होती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। एक होती है एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और दूसरी होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तो इन जीन्स का भी इस्तेमाल करके हम ऐसे बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट हो। या दूसरा जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और ज़्यादा इजी मेथड है वो एक्स गैल वाली टेक्निक है। इसमें बेसिकली बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जीन होती है। क्यों बता रहे हैं हम ऐसे ही, ये जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को कोड करती है। इस जीन के अंदर ही हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसा देते हैं तो ये जीन क्या हो जाती है, ये डिसरप्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो जब हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इस जीन के अंदर घुसा रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या हो रहा है, इंसर्शन कर रहे हैं। इस इंसर्शन की वजह से ये जीन इनएक्टिवेट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। लेकिन यहां पे हमको पढ़ना है इंसर्शनल एक्टिवेशन, तो इसलिए टर्म से कंफ्यूज ना हो, इनएक्टिवेशन टर्म भी आता है। खैर, तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि किसी चीज को हम इंसर्ट कर रहे हैं डीएनए में जिसकी वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन जो है वो एक्टिवेट हो जा रही है। तो इंसर्शन होगा डीएनए का, एक्टिवेट होगी प्रोटो ऑन्कोजीन। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इंसर्शन ऑफ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लें रेट्रोवायरस। एक तो ट्रांसपोजॉन्स को भी हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स कहते हैं, तो वो तो हमारे ही डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जो इधर उधर जंप करते रहते हैं, जंपिंग जीन्स कहते हैं जिसको, वो इंसर्ट हो सकते हैं। या बाहर से कोई जेनेटिक एलिमेंट आ गया, फॉर एग्जांपल इस वायरस का आ गया, और वो अगर इंसर्ट हो गया
तो उससे क्या होगा, इंसर्शन ऑफ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इन द proto oncogene changes the expression of the gene, यानी कि वो जीन एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि वो प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिएगा कि इन जनरल इसमें होता क्या है कि जो कोडिंग सीक्वेंस है जीन का वो चेंज नहीं होता, यानी कि इन दिस केस the coding sequence of the gene does not change. तो कोडिंग सीक्वेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि जिस प्रोटीन के लिए वो कोड कर रही थी उसी प्रोटीन के लिए वो कोड करेगी। फिर एक्टिवेशन का मतलब क्या है, जैसा कि हमने जीन एम्प्लीफिकेशन इसके पहले पढ़ा, उसमें भी कॉपीज तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ बेसिकली कॉपीज तो नहीं तैयार हो रही हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर जीन के अगल बगल कोई ऐसा रेगुलेटरी सीक्वेंस बिकॉज ऑफ दिस रेट्रोवायरस इंट्रोड्यूस हो जाएगा जो उसी जीन कॉपी को ज़्यादा एक्सप्रेस कराना शुरू कर देगा। रेगुलेटरी रीजन जो होता है जीन का वो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें उसकी महत्ता हमको समझ में आएगी। किस तरह का प्रमोटर किसी जीन के पहले लगा हुआ है वो ही डिसाइड करेगा कि उस जीन का एक्सप्रेशन लेवल क्या होगा। अगर आप प्रमोटर चेंज कर दें तो जीन का एक्सप्रेशन घटाया या बढ़ाया जा सकता है, और इससे बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं आज की डेट में जिसमें जीन का एक्सप्रेशन लेवल हम घटा या बढ़ा सकते हैं। तो वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें भी डिस्कस करेंगे, प्लस जब RDNA टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ तो ये सब डिटेल में आएगा। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ भी फिर हमारे पास वही सदाबहार एग्जाम्पल है, मिक जीन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मिक जीन है इसका जो एक्सप्रेशन लेवल है वो एलिवेट कर दिया जाता है या एलिवेट हो जाता है जब कोई रेट्रोवायरस इस जीन की विसिनिटी में इंट्रोड्यूस हो जाता है, या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे लिखा भी, इसको हम डायग्राम से समझाएंगे आप लोगों को कि इट्स एक्सप्रेशन इज एलिवेटेड, यानी बढ़ जाता है, एलिवेटेड आफ्टर इंसर्शन ऑफ a retroviral gene in its vicinity। vicinity मतलब कि इसके आसपास, अगल बगल, ऐसे। ठीक है। अब ये जो रेट्रोवायरस है ये कौन सा है, इस स्पेसिफिक जीन के रेस्पेक्ट में अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो ये जो रेट्रोवायरल जीन है वो होती है ALV की। ALV क्या है, इट इज एवियन ल्यूकोसिस वायरस। ठीक है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, ये जो ALV है यानी ये जो वायरस है या ये इस वायरस की जो जीन है, भाई जाहिर सी बात है ये क्या है, अब यहाँ पे लिखा है हमने तो ये इट इज नथिंग बट अ रेट्रोवायरस, ये तो हमको समझ में आ ही रहा है। तो ये जो ALV होता है इसके अंदर कोई ऑन्कोजीन नहीं प्रेजेंट होती है। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ALV जो होता है
इट डज नॉट कंटेन एनी ऑन्कोजीन। ऐसा नहीं है कि वायरस के पास जो है वो कैंसर कॉजिंग जीन है और वो ही जाके इंट्रोड्यूस हो गई मिक जीन के बगल में, और वो कैंसर कॉजिंग या कैंसरस जीन जो है वो उसकी वजह से कैंसर हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ALV जब इंट्रोड्यूस होगा, अभी हम उसको जरा डायग्राम से बताएं तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं। तो पहला पॉइंट इसमें यही हो गया कि ALV डज नॉट कंटेन एनी ऑन्कोजीन, फिर भी येट, बट से ज्यादा स्ट्रांग होता है येट। तो येट इट इज एबल टू ट्रांसफॉर्म B cells into लिम्फोमा, यानी बी सेल्स को कैंसरस बी सेल्स में तब्दील कर देता है ये ALV वायरस। तो कैसे करता है ये जरा हम लोग समझ लें। लेट मी ड्रॉ डायग्राम। वैसे तो उससे भी हो जाता, लेकिन ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज करिए ये जो है DNA सेगमेंट है, इसमें ये एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 और ये एक्सॉन 3 है। इंट्रॉन एक्सॉन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो मालूम होगा ना। जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं उनको हम एक्सॉन कहते हैं, और इंटरवीनिंग जो सीक्वेंसेस नॉन कोडिंग होते हैं उनको हम इंट्रॉन कहते हैं। तो ये जो एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, ये बेसिकली क्या है, ये हमने क्या बनाया, दिस इज c-MYC प्रोटो ऑन्कोजीन, यानी कि इस जीन में दिस जीन कंटेन्स 3 एक्सॉन्स। तो कंटेन्स 3 एक्सॉन्स। इसमें ये जो एक्सॉन 1 है, इस एक्सॉन 1 का फंक्शन जो है वो अननोन है, इसके फंक्शन के बारे में मालूम नहीं है। फंक्शन अननोन। लेकिन जो एक्सॉन 2 और एक्सॉन 3 है, ये दोनों जो होते हैं ये एक्चुअली प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। दे कोड फॉर प्रोटीन। तो 1 का फंक्शन पता नहीं है, 2 और 3 जो एक्सॉन्स हैं ये प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हैं। अब होता क्या है कि मान लो आ गया ALV, एवियन ल्यूकोसिस वायरस आ गया। तो ये क्या करेगा, इस ALV का जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, या हम कहें इसका जो न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है, वो इंटीग्रेट हो जाएगा। और वो कहाँ पे इंटीग्रेट होता है, अगर हम फिर से इसको बनाएं लाइक दिस, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3। तो ALV वाला जो हिस्सा होता है वो इंटीग्रेट होता है बिटवीन एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2। तो ये हो गया हमारा ALV। और ये तो 1, 2, 3 है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो किनारे इसके हमने ये कलर कर दिया है ग्रीन में, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज LTR। ये भी है हमारा LTR। LTR क्या होता है, LTR का मतलब होता है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट या रिपीट्स। तो इसमें होता कुछ नहीं है, सर्टेन स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होते हैं DNA के वही कई बार रिपीट होते हैं। जैसे मान लो कि ACCTG, फिर से ACCTG, फिर ACCTG, इसी तरह से कई बार ये रिपीट होगा।
और जो रिपीट्स होते हैं या नंबर ऑफ बेसेस प्रेजेंट इन सिंगल रिपीट वो ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए उसको लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स कहते हैं। अगर बेसिस की संख्या कम है तो फिर शॉर्ट टर्मिनल रिपीट्स भी वो दूसरे टाइप की जीन्स में होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो ALV है ये यहाँ पे इंटीग्रेट कर गया बिटवीन एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2। इसको नोट ही कर देते हैं, एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2। अच्छा, अब बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेशन, चूंकि कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन DNA का इसमें आके अटैच हुआ है, तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजंस, वो भी अभी क्लियरली पता नहीं है, इसकी वजह से होता क्या है कि थोड़ा हिस्सा जो DNA का है वो डिटैच हो जाता है या डिलीट होके निकल जाता है। यानी कि जब ALV इंटीग्रेट करता है तो इस इंटीग्रेशन के फलस्वरूप इतना पोर्शन जो है इस जीन का, सीमिक प्रोटोऑन्कोजीन का, वो डिलीट हो जाता है। क्यों होता है पता नहीं, होता है, बस इतना जानते हैं हम। तो यानी कि अगले स्टेप में क्या हो रहा है, डिलीशन ऑफ DNA सीक्वेंसेस, रीजन अननोन। तो इतना पोर्शन जितना हमने व्हाइट वाला बनाया है वो डिलीट हो जाएगा। चलो इसको डिलीट कर देते हैं नेक्स्ट डायग्राम में। तो डिलीट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेंगे एक्सॉन 2 बचेगा और एक्सॉन 3 बचेगा, और थोड़ा सा पोर्शन हमारे पास ALV का भी बचेगा कंटेनिंग अ सिंगल LTR। एक LTR अभी भी बचा रह जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक का कट हुआ था, यानी इधर वाला LTR ये तो निकल गया, लेकिन राइट हैंड वाला LTR अभी भी बचा हुआ है, उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। ये तो ऐसे ही रहेगा मान लो। और कौन कौन से हमारे पास एक्सॉन्स बचे, एक्सॉन 2 बच गया और एक्सॉन 3। तो याद करिए इन्हीं दोनों की वजह से प्रोटीन की कोडिंग हो रही थी। और हमने जो डेफिनेशन बताई थी उसमें यही कहा था कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट के इंटीग्रेशन से कोडिंग सीक्वेंस पे कोई चेंज नहीं आता है, और वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में होता ये है कि इस LTR की वजह से इसका एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि अब क्या हो रहा है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जाहिर सी बात है स्प्लाइसिंग होती है। अब नहीं मालूम है तो हम लोग जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या हो गया कि इंट्रॉन्स रिमूव करके, कट करके निकाल दिया हाँ, जाता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। कैपिंग और टेलिंग होती है, फिर वो हेट्रोजिनस से फंक्शनल mRNA बन जाता है। वेरी गुड। ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो 15 मिनट का लेक्चर पहले तंजीला लेगी, जैसे कल मरियम ले रही है DNA वाला। तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया और स्प्लाइसिंग होगी ऑफ सीमिक जीन, और फिर फाइनली हमको क्या मिलेगी, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, स्प्लाइसिंग हो गई, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इसका mRNA मिल जाएगा मैच्योर। और इस mRNA के बाद फाइनली क्या होगा, ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन। ठीक है, अच्छा अब ध्यान, हमको बेसिकली करना क्या है या बेसिक आउटकम इसका क्या है, जो इसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है
वो बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज्ड। क्यों? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ LTR। इस LTR के इफेक्ट की वजह से इसका ट्रांसक्रिप्शन हमको बढ़ा हुआ मिलेगा, और इसलिए अल्टीमेटली हमको ये ट्रांसलेशन भी बढ़ा हुआ ही मिलेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल सीमिक जीन। तो जब बढ़ा हुआ मिलेगा तो जाहिर सी बात है वही इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा जो जीन एम्प्लीफिकेशन के केस में देखने के लिए मिल रहा था। बस इफेक्ट दोनों के सेम हमको मिल रहे हैं, बस जो रीजन है ऑफ दिस इफेक्ट वो अलग अलग है, या जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग है, इसलिए इसको हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इसमें बस आपको यही जानना है कि ये ALV का जो जीन है वो ऑन्कोजीन नहीं है, वो हमारी प्रोटो ऑन्कोजीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा रहा है, एक तरह से ऑन्कोजेनिक इफेक्ट इंड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो ये तो पूरी कहानी थी हमारी प्रोटो ऑन्कोजीन्स की। अब हमको बात करना है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। अच्छा, अब ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, बेसिक फंडा तो इसके बारे में आपको मालूम ही है। इनका काम क्या होगा कि लगातार ट्यूमर को न होने देने की क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट करना होगा। यानी ये सेल साइकिल के डीरेगुलेशन को चेक करेंगे उसको। उसके बाद ये अगर DNA डैमेज है उसको भी रिपेयर का काम करेंगे। एपोप्टोसिस को इंड्यूस करना, सेलुलर ग्रोथ या प्रोलिफरेशन अगर अनलिमिटेड हो रही है तो उसको भी रेगुलेट करना या प्रिवेंट करना। तो ये सब कुछ इसके बेसिक काम होते हैं, ये सब हम बता चुके हैं पहले, उसमें कुछ अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 ट्यूमर सप्रेसर जीन से हम लोग डील कर चुके हैं। कौन कौन सी थी? RB1 TP53। यस, तो इन दोनों से हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, तो वी नो टिटबिट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज जीन्स। अब हमको देखना ये है कि बेसिकली ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं। एक को हम कहते हैं गेट कीपर्स, और दूसरे को हम कहते हैं केयर टेकर्स। तो गेट कीपर्स क्या हैं और केयर टेकर्स क्या हैं? गेट कीपर का मतलब ये हो गया कि ये ऐसी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं जो डायरेक्ट रोल प्ले करती हैं ट्यूमर को सप्रेस करने में। मतलब क्या हो गया कि दे डायरेक्टली इनहिबिट, क्या चीज इनहिबिट करेंगे तो सेल कैंसरस नहीं हो पाएगी? दे डायरेक्टली इनहिबिट सेल ग्रोथ, सेल को जरूरत से ज्यादा ग्रो नहीं होने देंगे। या प्रोमोट, क्या चीज प्रमोट करेंगे तो ट्यूमर नहीं होगा? सेल डेथ्स, हाँ, सेल एपोप्टोसिस, इसको प्रमोट करेंगे। तो ये हो गए हमारे गेट कीपर्स। अच्छा, इनकी जो एक्टिविटीज होती है वो ट्यूमर सेल प्रोलिफरेशन नहीं होने देती, सिंपल सी बात है, उसको क्या बार बार। अच्छा, केयर टेकर्स की अगर हम बात करें तो केयर टेकर्स का मतलब ये हो गया कि दे डू नॉट सप्रेस, सप्रेस सही लिखा है ना, 2 P होगा क्या? हाँ, 1 P और। दे डू नॉट सप्रेस सेल प्रोलिफरेशन, सेल प्रोलिफरेशन डायरेक्टली। ये सेल की ग्रोथ या प्रोलिफरेशन को डायरेक्टली सप्रेस नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? रादर दे प्रमोट
जेनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सेल को उस दशा पे पहुंचने ही मत दो जब वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर दे, कारण को ही दबा दो। भाई सेल क्यों ग्रो करना शुरू कर रही है? कि इस गेट कीपर को इनहिबिट करने की जरूरत पड़ रही है। जाहिर सी बात है सेल के डीएनए में कोई ऐसा चेंज आया होगा जिसकी वजह से वो ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा सिंथेसाइज करने लग रही होगी, या कोई और ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स ज़्यादा बनने लग रहे होंगे। तो उस कारण को ही रोक दो। डीएनए में जो डैमेज हुआ है जिसकी वजह से ये गेट कीपर की जरूरत पड़ रही है, उसको ही रोक दो। तो इसलिए ये केयर टेकर्स होते हैं, है ना। क्या कहते हैं वो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें प्रिवेंशन कौन कर रहा है? प्रिवेंशन कर रहा है केयर टेकर, और क्योर कौन कर रहा है? गेट कीपर्स। तो कौन सा बेटर है? केयर टेकर्स ही बेटर है या प्रिवेंशन ही बेटर है? तो ये बेसिकली करते क्या है ये केयर टेकर्स? केयर टेकर्स जो हैं दे प्ले वाइटल रोल इन डीएनए डैमेज रिपेयर। और अगर केयर टेकर्स को रिमूव कर लिया जाएगा तो डीएनए में डैमेज बढ़ने लगेगा, यानी कि म्यूटेशन के इंस्टेंसेस जो हैं वो बढ़ने लगेंगे और वो अल्टीमेटली डिजास्टरस होंगे सेल के लिए। ठीक है, तो ये हमने ये जनरल टर्मिनोलॉजीज के बेस पे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को या फंक्शन के बेस पे इनको क्लासिफाई किया। अब जो स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स सेल के अंदर, उन स्पेसिफिक रोल्स के बेसिस पे फिर से ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को 5 ब्रॉड क्लासेस या ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो यानी कि फिर से हम यहां पे लिखेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, और यहां पे पॉइंट भी हम लिख देंगे कि कैटेगराइज्ड इनटू 5 broad classes based on specific functions। स्पेसिफिक फंक्शन की बात होगी यहां पे। इसमें नंबर 1 क्या है? नंबर 1 में वो जीन्स हैं, यानी कि जीन्स दैट रेगुलेट और इनहिबिट सेल साइकिल प्रोग्रेशन, यानी कि सेल साइकिल एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जो प्रोग्रेस कर रही है उसको रेगुलेट या इनहिबिट करने वाली जो जीन्स होती हैं वो पहली क्लास हो गई। जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल है RB1 रेटिनोब्लास्टोमा। सेकंड है, सेकंड में जीन्स तो वो वही रहेगा, जीन्स दैट एनकोड रिसेप्टर्स और सिग्नल मॉलिक्यूल्स, या तो सिग्नल मॉलिक्यूल को कोड कर रही हूं या सिग्नल मॉलिक्यूल्स को ही डायरेक्टली कोड कर रही हूं, दैट इनहिबिट सेल प्रोलिफरेशन। भाई ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं तो ये ऐसे रिसेप्टर्स या सिग्नल मॉलिक्यूल्स को कोड करेंगी जो सेल प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर रहा हो और उसकी वजह से ट्यूमर को भी सप्रेस रखेगा। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का कलर चेंज करने लगे, खैर, हेजहॉग रिसेप्टर। अभी क्या बला है, ये हम लोग सिग्नलिंग जब वापस से जाएंगे सेल सिग्नलिंग में तो वहाँ पे देखेंगे हेजहॉग रिसेप्टर्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनका स्पेसिफिक रोल क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है।
अभी के लिए आप सिर्फ इसका नाम याद रखें। तीसरे में भी वही कि जीन्स एनकोडिंग चेक पॉइंट कंट्रोल प्रोटीन्स। और ये जो चेक पॉइंट कंट्रोल प्रोटीन्स होती हैं, ये क्या करती हैं? दे अरेस्ट सेल साइकिल इफ डीएनए इज डैमेज्ड। तो यानी ऐसी प्रोटीन्स को कोड करेंगी जो डीएनए डैमेज के केस में सेल साइकिल को रोकती हो। जैसे कि आपको मालूम है TP53, डीएनए डैमेज हो रहा था, यही प्रोटीन एक्टिवेट हो रही थी और कुछ कर रही थी। नंबर 4, genes that promote apoptosis। और नंबर 5, genes that encode enzymes for DNA repair। तो डीएनए रिपेयर ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसमें भी एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। तो उन एंजाइम्स को कोड करने वाली जीन्स भी ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का एक क्लास है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दे रहे हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन के, और उसके फंक्शन भी लिख दे रहे हैं। ऑल्दो लिस्ट है, लेकिन लिख देने में हर्ज क्या है। इसमें जो सबसे पहली जीन है वो है BRCA1 एंड BRCA2। और इसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए कोड करना और ऐसी प्रोटीन्स जो डीएनए के रिपेयर में काम आती हैं। तो ये 2 रोल होता है इसका। नंबर 2 है HMLH1। ये क्या करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। डीएनए मिसमैच रिपेयर। हम लोग डीएनए डैमेज के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। कई तरह के डीएनए के डैमेज होते हैं, जिसमें मिसमैच भी एक बहुत ही घातक डैमेज होता है डीएनए का। देन वी हैव NF1। ये क्या है? GTPase है। TP53 आपको मालूम है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और 5वां भी आपको मालूम है, RB1 सेल साइकिल चेक पॉइंट। तो ये कुछ बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स हैं हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के। अब इसमें TP53 RB1 के बारे में आपको मालूम है। HMLH1 के बारे में हम लोग डीएनए डैमेज और डीएनए रिपेयर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। NF1 जब हम सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे रोल देखेंगे। BRCA1 BRCA2 ये 2 हैं जिसके बारे में यहाँ हम कुछ ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। BRCA1 एंड 2 ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? BRCA मतलब हो गया ब्रेस्ट कैंसर ससेप्टिबिलिटी जीन। ये हो गया। तो जाहिर सी बात है, हमने कहाँ देखा था इसको? एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो ये जो जीन्स होती हैं, दे कोड फॉर प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स जो होते हैं, ये किस काम में इस्तेमाल होते हैं? दीज प्रोटीन्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस ऑफ जीनोमिक स्टेबिलिटी।
जीनोम को स्टेबलाइज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं आखिर? करते हैं ये बाय रिपेयरिंग डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स। डबल टी लग रहा है ना ये, डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स थ्रू एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। पढ़े हो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन? चौथे पेपर में? नहीं? अच्छी बात, अभी सर। अभी नहीं पढ़े हो। तो हाँ, ये जो प्रोटीन्स होती हैं, पहली बात तो ये है कि दे आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस ऑफ जीनोमिक स्टेबिलिटी। दूसरा, किस काम में ये इन्वॉल्व होती हैं? सेल ग्रोथ रेगुलेशन। और तीसरा, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन या सेल डिवीजन कंट्रोल, जो सीडीसी प्रोटीन्स होती हैं की बात, ठीक है। तो इतने कामों में ये जीन्स जो BRCA1 और BRCA2 कोड करती हैं, उसकी प्रोटीन इतने कामों में इस्तेमाल होती है। बहुत सेंसिटिव काम है ये सब, जबरदस्त। अगर किसी में ये BRCA1 या BRCA2 ये जीन्स फंक्शनल नहीं है तो बड़ी गंभीर स्थिति होती है। देखो यहाँ पे कर क्या रहा है, देख लो यहाँ पे बेसिकली ये रिपेयर कर रहा है। मेन तो इसका रोल यही समझो, रिपेयरिंग डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक्स। डीएनए नहीं लिखे, डीएनए ब्रेक्स। अगर BRCA1 BRCA2 नहीं प्रेजेंट है, दोनों नहीं प्रेजेंट है या इनमें से कोई एक भी नहीं प्रेजेंट है, यानी कि इफ BRCA1 और 2 आर एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब यही है कि नॉन फंक्शनल है, कहाँ जाएगी, रहेगी उसी में। तो उस केस में क्या होता है कि सेल जो है कोशिश करती है कि सेल ट्राइज टू रिपेयर डीएनए या रिपेयर डबल स्ट्रैंड ब्रेक in DNA through alternative mechanism। लेकिन ये जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है ये बड़ी ही एरर प्रोन्ड होती है। एरर प्रोन का मतलब क्या हो गया कि इसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्ट्रैंड ब्रेक हो रहा है इसका रिपेयर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से तो दिक्कत क्या होगी, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। पता नहीं किस किस जीन को कोड करने वाला रीजन ऑफ डीएनए उसमें डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो रहा हो और ये जीन्स के प्रोडक्ट उसमें इस्तेमाल हो रहे हो। तो ये अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो जीन्स होती हैं वो ब्रेस्ट कैंसर में साफ तौर पे इन्वॉल्व होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल में BRCA1 BRCA2 जीन्स में म्यूटेशन है तो दे आर एट हाईली एलिवेटेड रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर। तो एक चीज, एक पॉइंट तो यही हो गया
जो हमने यहाँ पे लिखा आपका कि अगर ये दोनों जीन्स नहीं है, एब्सेंट है या नॉन फंक्शनल है, तो उस केस में सेल कोशिश करेगी लेकिन वो मैकेनिज्म एरर प्रोन होगी। और यहीं पे उस पॉइंट को भी इंक्लूड कर देते हैं कि हाई या हाईली एलिवेटेड रिस्क ऑफ डेवलपिंग breast and or ovarian cancer। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है ब्रेस्ट और ओवरीज का कैंसर, आए दिन जो है लोगों को, खासकर लेटर एजेस में, स्पेशली आफ्टर 45 से 50 के बीच में। जीनोम सीक्वेंसिंग की टेक्निक्स जो है अब लोगों की पहुंच में है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत लोग सीक्वेंसिंग करा के ये पता भी लगा लेते हैं कि उनके, महिलाओं की ही बात हो रही, जाहिर सी बात है, कि उनके अंदर ये BRCA1 या BRCA2 जीन में किसी तरह का कोई म्यूटेशन तो नहीं है, नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं। इनफैक्ट ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें अर्ली एज की महिलाएं 30 से 35 के बीच की, उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग कराई और जीनोम सीक्वेंसिंग में ये पता लगा कि इनमें से कोई एक या दोनों ही म्यूटेटेड हैं। तो उन्होंने वेट नहीं किया और मैसेक्टोमी करवा ली, यानी कि ब्रेस्ट को सर्जिकली रिमूव करा लिया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये लेटर एजेस में जाके ये ट्रांसफॉर्म होगी और दिक्कत पैदा करेगी, और एक बार अगर कैंसर शुरू हो गया तो फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स मिले हैं, बहुत सारे रिपोर्टेड हैं। तो खैर, तो फिलहाल इन दोनों जीन्स के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ये है कि ऐसी जीन्स जो एपोप्टोसिस को प्रमोट करती हैं, तो यानी कि उसको हम लिख सकते हैं सिंपली एपोप्टोटिक जीन्स। अब ये एपोप्टोटिक जीन्स, तो भाई इसको हटा देते हैं। तो एपोप्टोटिक जीन्स जो होती हैं ये दोनों तरह से काम कर सकती हैं। दे कैन फंक्शन एज, या तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स की तरह, या ये कहिए कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी एपोप्टोटिक जीन्स हो सकती हैं और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स भी एपोप्टोटिक जीन्स हो सकती हैं, है ना। अच्छा, अब ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होती हैं, इसका हम आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल BCL2, और ये बेसिकली क्या कहलाती है, एंटी एपोप्टोटिक जीन, एंटी एपोप्टोटिक जीन। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसको एंटी एपोप्टोटिक जीन क्यों कह रहे हैं? मतलब कि जब सेल फंक्शनली तब उसकी एपोप्टोसिस नहीं होगी। क्योंकि हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर इनका ओवर प्रोडक्शन, इनकी जीन्स के प्रोडक्ट का ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा तो वो एपोप्टोसिस नहीं होने देंगी, इसीलिए इसको एंटी एपोप्टोटिक जीन कह रहे हैं। ऐसे समझिए इसको, इस पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं कि बिकॉज ओवर प्रोडक्शन ऑफ their coded proteins prevent normal apoptosis। अरे भाई, प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, अगर ओवर प्रोडक्शन करने लगेंगे तो इसका मतलब कि वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गई हैं। हमने देखा तो जीन एम्प्लीफिकेशन से, फिर इंसर्शनल एक्टिवेशन से, यही तो हो रहा था, और क्या हो रहा था।
अच्छा, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, इनमें क्या होगा? अगर इनका ओवर प्रोडक्शन होने लगे तो क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन ऑफ देयर प्रोटीन्स या देयर कोडेड प्रोटीन्स, ये क्या करेगा? एपोप्टोसिस बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। यस, इंक्रीजेस एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस जो है ये दोनों टाइप की जीन से कंट्रोल किया जा सकता है, प्रोटो ऑन्कोजीन से भी और ट्यूमर सप्रेसर जीन से भी। मेरी बात समझ में आ गई?